धनबाद फर्स्ट के नारे के साथ कांग्रेस नेता मयूर शेखर झा एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूरी तरह से जोशो खरोश में है। अभी थोड़ी देर पहले स्कूली छात्र छात्राओं ने इनकी कलाइयों कॉलेज की छात्र छात्राओं ने इनकी कलाइयों पर राखियां बांधी है और कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का जो वायदा है वो इनसे लिया है। तो आने वाले वक्त में वो धनबाद को किस तरह से सुरक्षा देंगे, धनबाद की बेटियों को किस तरह से सुरक्षा दिलवाएंगे और क्या इनकी रणनीति है, इनसे सीधे रूबरू होते हैं। मयूर जी, कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि चुनाव के समय ही लोग एक्टिव होते हैं। इस बार भी बहुत अधिक लोग एक्टिव हुए हैं, आप भी उनमें से एक नहीं कहेंगे, लेकिन आप लगातार धनबाद में एक्टिव रहते हैं। किस तरह का विज़न लेकर धनबाद के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और जिन बच्चियों से आपने राखी बंधवाई है उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो जो बात है, जो कारण है आज मैं राखी बंधवाने क्यों आया हूँ, क्योंकि मेरे जो साथी जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मेरे साथी रोहित, अंकित, नवाजिश और नितेश, ये 4 साथी हैं मेरे जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज से 3-4 दिन पहले जब उनसे चर्चा हो रही थी तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा। ये NSUI के लड़के हैं, ये NSUI के लड़के हैं। इनसे मैंने सवाल पूछा कि आखिर लड़कियां जो हैं, लड़कियों का पार्टिसिपेशन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्यों डाउन हो रहा है। तो उसमें इन लड़कों ने कहा था कि भैया स्टूडेंट पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, कॉलेज की लड़कियों का भरोसा हिंदुस्तान की पॉलिटिकल क्लास पर से उठ गया है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया भाई? तो कहा भाई आप देखिए भाई, 15 साल 20 साल से हम कॉलेज के बच्चे खासकर और लड़कियाँ कहीं ना कहीं डिस्कोर्स या नैरेटिव में है ही नहीं कहीं से भी। ना जिस तरह की पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं उस तरह की पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस उनको अट्रैक्ट करने में सक्षम रह रही हैं। तो मेरे मन को ये बात छू गई और मैंने कहा कि भैया आप अपना हैंडबिल लेकर जाइए, आप अपना मैनिफेस्टो लेकर जाइए, आप अपना नारा लेकर जाइए, आप कुछ भी लेकर जाइए, लड़कियां आप पर विश्वास नहीं करेंगी, वो किसी भी नेता पर अब विश्वास नहीं करती हैं। तो ये बात मुझे मेरे दिल को छू गई। मयूर शेखर से आएगा जाएगा, नेता आएंगे जाएंगे, पर इस प्रक्रिया पर से, भारत के लोकतंत्र पर से, भारत की राजनीति पर से, भारत के संविधान पर से हमारी बहनों का विश्वास नहीं उठना चाहिए। ये विश्वास कायम रखना चाहिए। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, मेरे लिए इस धागे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए ये धागा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है, मेरे लिए ये धागा आस्था का प्रतीक है। तो आज मैं अपने आस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक को लेकर इन बहनों के बीच आया हूँ और इस प्रतीक को मैं इन बहनों के चरणों पर नमन कर रहा हूँ और इनको कह रहा हूँ कि तुम मुझे ताकत दो। पता नहीं मैं भविष्य में कुछ बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, पर अगर कभी मेरे कदम डगमगाए तो इस धागे का वास्ता देकर तुम लोग मुझे कटघरे में लाकर खड़ा कर सकती हो। जब आपने इनसे इंटरेक्ट किया, इन लोगों से बातें की, तो इन्होंने अपनी कुछ समस्याएं भी गिनाई आपको? जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं, वो एक समस्या है। रोज़गार एक बहुत बड़ा समस्या है। तो उस दिशा में मैंने इनको कहा कि, और ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हम खुद उसी परिवेश से आते हैं, ये कहना बहुत आसान है। पर मैंने कहा कि तुम लोग जॉब क्रिएटर्स बनने के विषय में क्यों नहीं सोचती हो? तो उस पर हमारी बात हुई, एंटरप्रेन्योर्स बनने पे हमारी चर्चा हुई और मैंने एक एग्जांपल इन लोगों को कोट किया कि सोचो अगर धीरू भाई अंबानी अपने माँ बाप के प्रेशर में आ जाते, और धीरू भाई अंबानी की बड़ी अच्छी नौकरी लग गई थी, गुजरात में सरकारी स्कूल की नौकरी लग गई थी, बहुत अच्छी सैलरी होती धीरू भाई अंबानी की। अगर धीरू भाई अंबानी ने सरकारी मास्टर की वो नौकरी कर ली होती तो आज देश का क्या हाल होता? अगर गौतम अडानी ने नौकरी कर ली होती तो आज देश का क्या हाल होता है? तो जब एक एंटरप्रेन्योर बनता है तो उस एंटरप्रेन्योर के साथ अगर आप लिस्टेड कंपनी बनते हैं तो शेयर होल्डर्स की ज़िंदगी आपके साथ जुड़ती हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी आपके साथ जुड़ती हैं, आपका जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो आपके साथ जुड़ता है, आपके वेंडर्स होते हैं, आपके सप्लायर्स होते हैं, आपके बायर्स होते हैं, एक पूरा का पूरा सर्कुलर इकोनॉमी आप डिफाइन करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर बनने से मत डरिए। ये इन बहनों को मैंने कहा। धनबाद में इस तरह के परिवेश को नर्चर नहीं किया गया है, मैं प्रतिबद्ध हूँ इस तरह के परिवेश को नर्चर करने के लिए और ये मेरा पहला एफर्ट नहीं है इस दिशा में। आप लोग थे शायद जब SSNT कॉलेज में भी मैंने कार्यक्रम किया था और वहाँ से 3 लड़कियाँ हमने आइडेंटिफाई, प्रोसेस अभी चल रहा है, 3 लड़कियाँ वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसको हम एक सीड फंडिंग के स्टेज तक लेकर जाएंगे और वो लड़कियाँ भगवती के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में धनबाद के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगी। शहर के अलग अलग जगहों पर, चौक चौराहे पर आपकी पोस्टर लगी हुई है इन दिनों। आपने लोगों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। उसमें कई वायदे किए गए हैं, कौन कौन से वायदे हैं थोड़ा याद कराएंगे? 8 वादे किए गए हैं, 8 वादे किए गए हैं और उसमें कई लोगों ने मुझसे पूछा कि धनबाद का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एयरपोर्ट, वो इसमें से क्यों नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट इसमें से क्यों नहीं है। एयरपोर्ट धनबाद का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। धनबाद में एयरपोर्ट नहीं होना धनबाद के साथ एक राजनीतिक छलावा है, पर जो हैंडबिल लेकर मैं लोगों के बीच गया हूँ उसमें
उसमें 8 वही वायदे हैं जो 8 वायदे मेरे स्तर पे मैं पूरा कर सकता हूँ। कौन कौन से हैं वो? जो सबसे पहला वादा है कि आईटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र धनबाद में बनाना, एक बहुत आसान काम है। ये अगर राज सिन्हा चाह गए होते तो धनबाद में आज इन्फोसिस और HCL जैसी कंपनी आ गई होती। ये राज सिन्हा ने नहीं चाहे। पशुपतिनाथ सिंह तो बहुत बड़े आदमी थे। पशुपतिनाथ सिंह जी ने तो मतलब एक बार पार्लियामेंट्री कमेटी में इन्फोसिस के मालिकों को बुला लिया होता तो वो यहाँ पे आके अपनी यूनिट लगा कर चले जाते। राज सिन्हा अगर चाह गए होते तो यहाँ पर इन्फोसिस आ गई होती, यहाँ पर HCL आ गई होती, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनी आ गई होती, लेकिन वो नियत में ही नहीं है। यानी IT हब बनाएंगे आप धनबाद को अगर आपको मौका मिला तो? कम से कम एक IT की बड़ी कंपनी लाऊंगा, कम से कम 1000 डायरेक्ट IT के जॉब्स मैं धनबाद में क्रिएट करूंगा। 1000 IT के डायरेक्ट जॉब्स का मतलब होता है कम से कम 25-30 हज़ार परिवार के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। उसके अलावा धनबाद में मैं एक स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रूम करूंगा। 3 लड़कियों के बीच में आज काम कर रहा हूँ। अगर मुझे ताकत होती है मुझ में, आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर मुझे ताकत मिलती है, मैं पूरे के पूरे, मेरा खुद का एक स्टार्टअप था, आप लोगों को पता होगा, हिंदुस्तान का सबसे पहला मीडिया टेक स्टार्टअप मैंने शुरू किया था, जो कंपनी मैंने 2019 में बेची थी। इस पूरे इकोसिस्टम से मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ। मैं धनबाद में स्टार्टअप का एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र बनाऊंगा जिससे कम से कम 3-4 बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स धनबाद से निकलकर आगे की दिशा में बढ़ेंगे। अपराध और भय धनबाद का एक बहुत बड़ा, जो आप कहिए, काला अध्याय बनता जा रहा है। उस दिशा में बहुत कुछ प्रूवन एग्जाम्पल्स हैं। जब गुड़गांव बढ़ रहा था तो गुड़गांव में भी अपराध होते थे, जब पूना बढ़ रहा था तो पुणे में भी अपराध होते थे, जब बेंगलोर बढ़ रहा था तो बेंगलोर में भी अपराध होते थे। पर जैसे ही अपराध इन शहरों में होना शुरू हुआ, इन शहरों की जो रिलेटेड सरकारें थी उन्होंने उस पर कार्रवाई की। धनबाद में अपराध मुक्त धनबाद बनाने की दिशा में सबसे पहला स्टेप होता है धनबाद को एक कमिश्नरेट बनाना। आप धनबाद जैसे 2-3 शहर जो झारखंड के हैं उसको कमिश्नरेट बनाने की दिशा में मैं यहाँ का विधायक रहते हुए पहल करूँगा। स्थानीय रोजगार, स्थानीय नियोजन को लेकर किस तरह की समस्याएं हैं, रिलेटेड सरकारें थी, उन्होंने उस पर कार्रवाई की। धनबाद में अपराध मुक्त धनबाद बनाने की दिशा में सबसे पहला स्टेप होता है धनबाद को एक कमिश्नरेट बनाना। आप धनबाद जैसे 2-3 शहर जो झारखंड के हैं उसको कमिश्नरेट बनाने की दिशा में मैं यहाँ का विधायक रहते हुए पहल करूँगा। स्थानीय रोजगार, स्थानीय नियोजन को लेकर किस तरह की समस्याएं हैं, आज जो है कई तरह के समाज सेवी आज निकल कर आए हैं। आज उन समाज सेवियों के मुंह में तब जो है दही जम जाता है जब किसी ठेकेदार के यहाँ नौकरी मांगने गए हुए एक विस्थापित युवा की छाती पर हाइवा चढ़ाकर उसको जान से मार दिया जाता है। वो भी अपने आप को धनबाद का विधायक बनने का ख्वाब देखता है। आप समाज सेवी बन जाते हैं और कोई लड़का जब नौकरी मांगने जाता है तो उसकी छाती पर हाइवा चढ़ाकर जो है मार दिया जाता है, आपके मुंह में बोली तक नहीं निकलती है, छोड़ दीजिए उफ तक आपके मुंह से नहीं निकलता है। खैर, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष आज यहाँ पर करने के लिए नहीं बैठा हूँ, पर नियोजन और रोजगार के ऊपर पहला अधिकार हमारा है। हमारी धरती हज़ारों करोड़ का कोयला जो है उगलती है और हमारे युवा जो है वो 300-400 रुपये की दिहाड़ी में गुड़गांव और पूना में जाके खट रहे हैं। ज़िंदगी और मौत में फ़र्क नहीं रह गया उन लोगों की। एक चीज़ और है, जैसे आप अगर धनबाद के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि आपकी जो पार्टी है यहाँ पर बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स है। आपको लगता है कि आपको यहाँ से टिकट जो पार्टी है बहुत आसानी से दे देगी? धनबाद की राजनीति मैं पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ और आप लोगों को शायद पता होगा फरवरी में मैंने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि फरवरी में मैंने निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय राजनीति कहीं ना कहीं धनबाद से मुझे काटती जा रही है। तो इस साल के फरवरी के महीने में मैंने जो अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया और अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है मैंने धनबाद से। मैं बहुत ज़्यादा टिकट के पचड़े में बहुत ज़्यादा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मैंने चुनाव लड़ने की अपनी मंशा पार्टी के हाईकमान को बता दी है, पर मैं धनबाद की जनता से पूछकर अपना आगे का कदम उठाऊंगा। यानी कि आप निर्दलीय लड़ सकते हैं अगर धनबाद की जनता चाहेगी, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे प्रतिनिधि को धनबाद की जनता आशीर्वाद देगी। मैं अपनी मैं जनता के बीच में हूँ, जनता से लगातार मेरा संवाद चल रहा है। उचित समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, तो ये थे मयूर शेखर झा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति में इस बार कदम पीछे नहीं हटाएंगे। उन्होंने अपनी कई योजनाओं को बताया है, साथ ही यह भी बताया है कि धनबाद के लिए उन्हें क्या करना है और क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की छात्राओं को एक बेहतर मुकाम दिलाने के लिए उन्हें किस तरह से कार्य करने हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं वो अगर आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट करने में सफल होते हैं और अगर धनबाद में पार्टी ने इन्हें सहयोग किया तो आने वाले वक्त में ये धनबाद से चुनाव लड़ेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इनकी जो तैयारी है वो मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ रही है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।